अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। गुड मॉर्निंग। कैसे ये देखिए हैं आप फ्लोर लोग? पे कुछ गिर रहे हैं लोग। आप इतने अच्छे लग रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। हाँ ज़ुहैब, ये हो रहा है। मैं हाँ। हो सकता है आप अच्छी इतनी लग रही हो कि लोग गिर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम अग्री ऐसा होता करते हैं, रहता है। ऐसा होता रहता है। तो जनाब, आज शो में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो आज से शुरू होने जा रही है। शायकीन क्रिकेट के जोश व खरोश देखने के काबिल हैं। इसके बाद बात होगी मुल्क में बढ़ते खुश्क साली के ख़तरे की और गैर ममालिक में रहने मुकीम पाकिस्तानियों की। तो शो में आपको ये भी दिखाएंगे कि लाहौर में जारी हॉर्स एंड कैटल शो की क्या रंगीनियां हैं। हाँ ज़ुहैब, आपने देखा है कभी ऐसा शो? मैंने देखा है, वो मेला मवेशियां है ना, क्या बात है। लेकिन वैसे मैं कैटल्स, आप जैसे बकरीद पे लेने जाते हैं, मैं कभी, मुझे इसका इंटरेस्ट नहीं गए। लोगों का मंडी जाने हीरा का मंडी, वो सॉरी बकरा मंडी, बकरा मंडी, कोई बात नहीं, जो जाते हैं। हाँ, बकरा मंडी जाते तो मैं कभी नहीं गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कि हम अच्छी बात की तरफ बढ़ जाते हैं, सही है। सुनाइए अच्छी बात। डिफरेंट अच्छी बात आज की ये है, आज तो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, सरवत का मूड इतना अच्छा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारे शो पे, हंसते ही रहेंगे। बिल्कुल जी। बी डिफरेंट सो दैट पीपल कैन सी यू क्लियरली अमंग्स द क्राउड्स एंड एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिफरेंट ही रखें। अगर डिफरेंट है तो ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी। टॉप न्यूज़ की तरफ टॉप न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और टॉप न्यूज़ पहली इससे बेहतर मतलब क्या हो सकती है कि क्रिकेट के दीवानों ने दिल थाम लिया अपना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है और बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला सजेगा। इफ्तिताई तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के लिए तैयार है। हमने ये टाइटल अपने नाम किया हुआ है। सरफराज की कप्तानी में 2017 में सबको याद होगा भारत को हमने शिकस्त दी थी, तो वो कौन भूल सकता है। तो हम अपना टाइटल का डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, रेडी है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की ओपनिंग जोड़ी में बाबर की सीट पक्की है। अब ओपनिंग जोड़ी तो यही रह गई ना, ओपनिंग पे बड़ा क्राइसिस हमारा हो गया था, लेकिन खैर बाबर ओपन भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने ओपन नहीं किया। रिजवान और बाबर T20 में ओपन करते हैं, तो उनको तजर्बा है। अब वन डाउन में देखना है कि हमें कौन सा बैट्समैन हम लेते हैं, कामरान गुलाम और ये। तो ये सारी चीजें तो डिस्कस होंगी ना, टॉप स्टोरी में इतनी ज्यादा चीजें नहीं बता सकते। बिल्कुल, हम चैंपियंस आगे बढ़ते हैं। दूसरी टॉप स्टोरी जी, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी, बलूचिस्तान में आम दुश्मनों ने एक बार फिर वार किया है और बारखान में बस पर फायरिंग की गई है। 7 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। मुसल्लह अफराद ने क्वेटा से फैसलाबाद जाने वाली बस को रोका। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और फिर उनको गोलियां मारी गई। बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक की खबर है। इस तरह के वाकयात हमने पहले भी होते हुए देखे हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब हम दुश्मनों ने का किस्सा तमाम किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और पाक फौज ने दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का इजहार भी किया है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने मज़म्मत की है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का अदा भी किया गया है। ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। हमारी फौज हर मौके पर अपना ये फेस करती है और हमें बचाने की जद्दोजहद में लगी रहती है। और दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस। आप देखें कि शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के लोगों को मारा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है और क्या आप चाह रहे हैं इस मुल्क में? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर अडियाला के मकीन पर हमला किया है, लफ्जी गोलाबारी की है। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। एक जमात ने नौजवान की रट लगाई हुई थी। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए गए। अपने बच्चे लंदन में लोगों के जेलों में डलवा दिए गए। आज उनके अपने बच्चे खुशियां मना रहे हैं। कौम के बच्चे अदालतों और जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को गुमराह किया है। अडियाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अडियाला जेल से बुरी खबरें आ रही हैं, बाकी तो सब अच्छी खबरें आ रही हैं। बाकी सब अच्छी है, बाकी सब अच्छी आ रही है। हाँ, ये तो वो कह रही है, ये तो वो कह रही है। अब देखते हैं कौन सी अच्छी खबरें। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल जनाब, आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी के
एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल फरमा गए हैं। फैमिली ने नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल की तस्दीकी की है। इनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे उमरकोट में अदा की जाएगी। नवाब यूसुफ तालपुर 2024 के इलेक्शंस में MNA मुंतखब हुए थे। नवाब यूसुफ तालपुर कई बार MNA रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं जी। तो ये क्या एक बहुत ही वसी तजुर्बा था इनका सियासत। और बहुत ही टाइम से ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते रहे। तो आगे बढ़ते हैं, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चलें। जी जी बिल्कुल। हाईलाइट ऑफ क्या सोच रही हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, आज के मैच में के बारे में ये बताएं। देखिए, जैसे हम बात करते जा रहे हैं कि लाइनअप इतना को खास नहीं है, बट यू नेवर नो, शाहीनों का मूड हो तो वो 2 खिलाड़ी में भी जीत लेंगे, जाते हैं। तो और वही ऐसा बात है कि स्ट्रैटेजी, समटाइम्स नो स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और वो देखे ना, रिजवान और बाबर आजम ने एक मैच इंडिया से, याद है आपको T20 कैसे जितवाया था? बिल्कुल ऐसे ही जितवाया था कि वो 2 प्लेयर्स ही लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। और पहले मैच से, क्योंकि आगाज जिस चीज़ का अच्छा होना, अगर पहले मैच में हम अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देते हैं तो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में फिर सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या इम्कानात हैं, किस टीम के कितने इम्कानात हैं, न्यूजीलैंड कितनी मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर टीम्स पर भी हम बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है इसी मौजू पे बात करने के लिए मनोज जोशी, भारतीय सहाफ़ी हैं, अब्बास शबीर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उन और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हैं। उन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब्बास साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की, सबसे पहले तो हम आप पे ये बिग क्वेश्चन है। मनोज भाई को भी तो वेलकम करते हैं ना। मनोज भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक है जी, और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, वेल विशेस देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक अच्छा आयोजन हो पाकिस्तान में और दुबई में। जी थैंक यू। अब्बास साहब बताइए, क्या तैयारियां लग रही हैं पाकिस्तानी टीम की? क्या फुल थ्रॉटल के साथ शाहीन जाएंगे? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी आज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आफ्टर 29 इयर्स ये चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान को इसको होस्ट करने की जो क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से हम गुज़िश्ता कई दिनों से बात कर रहे हैं, आप भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर यही बात कर रही हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो हमें वो सॉलिड टीम ऑन पेपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, ये तो हमारे जहन में। लेकिन अभी क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। पहले दौर में हुआ करता था कुछ अरसे पहले कि टीम अचानक ही क्लिक कर जाती थी, बड़े से बड़ा मैच जीत जाती थी। लेकिन अब जो टीमें बड़े टूर्नामेंट्स खेलती हैं, बड़ी कैलकुलेशन के साथ वो मैदान के अंदर उतरती हैं, पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर उतरती हैं, ओपोनेंट टीम को देखकर वो अपना कॉम्बिनेशन बनाती हैं। शायद अभी पाकिस्तान टीम उस काबिल नहीं है कि हम कोई बड़ा कॉम्बिनेशन बनाकर टीम के साथ मैदान में उतरे। हमारे पास जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं हम उसी के ऊपर ही अपना रिलाय करेंगे और बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो 2 मैच हारे हैं, बिल्कुल हाँ, वो सोच के ना मैदान में उतरे जीत का। मनोज भाई आप बताएं, अभी इंडिया पाकिस्तान का तो मैच नहीं है, तो हम ये कि आपसे तजिया पाकिस्तान चकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान होगा तो ऑब्वियसली आप इंडिया की सपोर्ट। तो ये बताएं, पाकिस्तान को आप कैसे, टीम को कैसे रेट करते हैं? पाकिस्तान टीम अपने दिन पर कभी भी कोई सरप्राइज दे सकती है। इस वक्त पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत सही कहा आपने। आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में ये पाकिस्तान की टीम 8वीं रैंकिंग की टीम थी, 8वीं रैंकिंग की, कोई उसके रेट नहीं कर रहा था, और हम पिछले चैंपियन थे 2013 के। लेकिन उसके बाद एक ऐसे बाउंस बैक किया कि टीम चैंपियन बन गई। 1992 का वर्ल्ड कप देखें, 3 मैच पाकिस्तान टीम हारी और उसके बाद जो है इंग्लैंड से हारते हारते बची, 74 रन पर टीम का पुलिंदा बन गया। उसके बाद बावजूद टीम चैंपियन बन गई। आप 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें आप फाइनल में पहुंचे, उसमें आप अगर आप देखें तो आप बांग्लादेश से भी हार गए, तो भी आप फाइनल में पहुंच गए। आप 2022 का वर्ल्ड कप देखें, T20 का वर्ल्ड कप, जिसमें आप जिम्बाब्वे से भी हार गए। इंडिया से तो खैर हारे हैं लगातार, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन
उसके बावजूद जो है ये टीम फाइनल में पहुंच जाती है 2022 में। तो 2009 में भी कोई 2 मैच आप हारे हैं। तो बदस्तूर अब ट्राई सीरीज में जो कुछ हुआ वो एक बीते जमाने की बात हो गई है। मैं तो कहूंगा अब नया दिन है, नई सुबह है, कुछ बेहतर की आप उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान टीम से, क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसा पहले भी करती रही है। तो इसलिए हालिया रिकॉर्ड आंकड़े कोई मायने नहीं रखते अब। क्या बात है। मनोज भाई ये भी बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ये क्या बात हुई? इंडिया है उनकी फेवरेट टीम? नहीं आई मीन हमारी भी जैसे 2-3 फेवरेट, टॉप 2 फेवरेट टीम्स तो बताइए मनोज भाई। देखिए मैं एक राष्ट्रवादी होने की सोच नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि आपने मुझे एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया है। तो मेरी शुरू से फेवरेट टीम रही है और पाकिस्तान सेकंड फेवरेट टीम रही है, लेकिन इस बार मेरी पाकिस्तान टीम सेकंड फेवरेट नहीं है, पहले नहीं है। और इस बार मैं न्यूजीलैंड को अपनी सेकंड फेवरेट टीम मानता हूं और न्यूजीलैंड ने उसको साबित भी किया। अब आप ये देखिए कि आपकी टीम बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रही थी। आप देखिए साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना, जिम्बाब्वे को हराना, चलो कोई बात नहीं जिम्बाब्वे है, लेकिन 3 लगातार सीरीज जीतना और उसके बाद 260 रनों की पार्टनरशिप करके एक पहाड़ नुमा स्कोर को पार करना, ये अद्भुत चीजें थी। ये कोई कमाल की का प्रदर्शन था मैं कहूंगा। लेकिन इस तरह के अद्भुत प्रदर्शन कभी कभी होते हैं। कभी कभी अद्भुत प्रदर्शन यही तो मसला है, प्रॉब्लम तो हमारी यही है। श्रीलंका के अच्छा मनोज भाई ये बताएं कि अब बुमराह मिसिंग है और एक बड़ी भारत की, यानी अगर कहा जाए कि बॉलिंग में सबसे डेंजरस डेडली बॉलर बुमराह हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आधा भी नहीं है भारत का बॉलिंग अटैक। और फिर दूसरी तरफ कोहली और शर्मा पर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका आखिरी आईसीसी इवेंट हो सकता है ये। तो और ऑस्ट्रेलिया से आए टेस्ट खेल के, जहां बड़ा लेदे हुई है जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, तो कैसा देखते हैं भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी, और इस वक्त मोराल कैसा उनका? चलिए पहले बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। बुमराह नहीं है, एक उम्मीद जगी है पाकिस्तान की और अन्य टीमों की। लेकिन अब आप ये देखिए कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ये युवा सनसनी है। ये मैं सिर्फ इसलिए भारतवासी होने के नाते नहीं कह रहा हूं मैं, उसको उन्होंने प्रूव किया है। T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर वो थे। उनके ऊपर T20 का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन जब उन्हें वनडे में मौका मिला तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। उन्होंने रिजवान को भी परेशान किया, उन्होंने बाबर को भी परेशान किया जब मुकाबले हुए। तो अर्शदीप को आप छोटा पॉकेट और बड़ा धमाल कह सकते हैं आप, लेकिन हर्षित राणा वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ही कभी आपने देखा होगा कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में डेब्यू मैच में 3-3 विकेट चटकाए उन्होंने। वो विकेट टेकिंग बॉलर है। शुरू का पहला स्पेल छोड़ दें अगर आप, तो दूसरे और तीसरे स्पेल में वो कई बार अनप्लेबल हो जाते हैं। अब वो उनकी स्लोअर जो है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकसित की है। रही बात शमी की, तो शमी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और भारत बड़ा फूक के कदम उठा रहा है। उनको ज्यादा मैचों में उतारा नहीं, क्योंकि बुमराह हमारे अनफिट हैं। तो ऐसी स्थिति में शमी जैसा तजुर्बेकार प्लेयर भी अगर अनफिट हो जाए तो बेहतर यही है कि उसको ना खिलाना बेहतर है, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा नेट्स पर देखा है गेंदबाजी करते हुए, बहुत कहर बरपाते हुए देखा है, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए देखा है। तो वही शमी अब 2023 वाले वर्ल्ड कप की अब जो है वापसी करने वाले हैं उसके बाद बहुत शानदार तरीके से। रही बात बैटिंग की, तो रोहित शर्मा कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में जब हम श्रीलंका से हारे थे, जब गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट था, तो उसमें जो 1-2 प्लेयर हमारे चमके थे उसमें रोहित शर्मा भी थे। रोहित शर्मा ने अभी सेंचुरी बनाई है, ठीक है उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन रोहित को लेकर कोई फिक्र हमें वनडे को लेकर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को हर कोई देखना चाहता है। मैंने तो सुना है कि जितने फैंस जो है, पाकिस्तान फैंस जो है, विराट कोहली का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लोगों के मुंह से तो मैंने ये भी सुना है कि वो सेंचुरी बनाए लेकिन पाकिस्तान जीते। बिल्कुल ऐसे क्रिकेट के फैंस कहते हैं, वाले लोग देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब्बास साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए या बैटिंग की तरफ, और अगर बैटिंग लेते हैं तो क्या टारगेट दिमाग में रखना चाहिए? देखिए पाकिस्तान को बैटिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने प्रूव किया है कि वो 350 रन भी कर सकते हैं, 340 रन भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को एक लंबा टोटल डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड टाइम जब बैटिंग करता है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। पाकिस्तान टीम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और माजी में भी हमने देखा कि जो बड़े मैचेस और बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान हारा है
उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले सकता। Right. एक खिलाड़ी पर प्रेशर आता है, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो पाकिस्तान को आप प्रेशरलेस गेम खेलनी होगी, विदाउट एनी प्रेशर मैदान में उतरना होगा, चाहे आप टॉस जीतें या हारें। ये समझकर मैच खेलना होगा कि आपने ये मैच हर सूरत में जीतना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ही, हर मैच जो है वो डू और डाई मैच है। अगर एक मैच हार कर आप दूसरे मैच पर रिलाय करेंगे कि दूसरा जीत कर तीसरा हार जाए और फिर रन रेट के ऊपर बात आ जाए, तो ये मुश्किल, ये कैलकुलेशन कभी भी पाकिस्तान की फेवर के अंदर नहीं जा सकती। क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है, आप उसकी एवरेज देख लें कि वो हमेशा बड़ी एवरेज के साथ, बड़े स्कोर के साथ मैच को फिनिश करती है। जो हमारे इंडिया के साथ हमारा मैच है, उसमें भी आप एवरेज को तो छोड़ दें, उसमें तो आपको जीतना है या नहीं जीतना वो फैसला होना है। क्योंकि ऑन पेपर्स अगर बात करें तो इंडिया की टीम हमारे से स्ट्रांग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो स्ट्रांग टीम्स होती हैं वो अपनी ओवर कैलकुलेशन की वजह से कई बार हार भी जाती है। लेकिन नो डाउट ऑन स्टैट्स, अगर ऑन पेपर्स हम बात करें तो इंडिया अब भरपूर तैयारी के साथ और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान में उतर रहा है। अभी इन भाई ने बात की कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019, 1992 मुख्तलिफ ट्रॉफीज की उन्होंने बात की। पाकिस्तान उस वक्त भी स्ट्रगलिंग कर रही थी, लेकिन किस्मत की वजह से पाकिस्तान आगे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए पहुंची और क्वालिफाई भी किया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन फर्क उसमें यह है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्लेयर्स थे उनमें जो एनर्जी थी वो किसी और किस्म की एनर्जी थी। अब जो प्लेयर्स हैं, आप उनका एनर्जी लेवल देख लें, आप उनकी कमिटमेंट देख लें। माजी के अंदर बहुत सारी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ हुई हैं, लेकिन उस टीम के साथ आप इस टीम को रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूं कि ये वनडे आमिर का मैजिक भी था ना, जाहिर है उस वो दिन परफॉर्म करेगा, आमिर का मैजिक भी था, परफॉर्मेंस देगा और उस दिन को यूटिलाइज करेगा। बेसिकली हमने यूटिलाइज करना है उस दिन को, उस एनवायरनमेंट को। अगर वो हमने अपनी फेवर में ले लिया तो हाँ, पाकिस्तान को हराना वाकई तो ये प्रेशर गेम, बिल्कुल जो प्रेशर की कोशिश। मनोज भाई ये बताएं कि ये 300 से अबव के गेम्स होने वाले हैं सारे, और जो भी टीम 300 से अबव बनाएगी, इसमें जरा सा पाकिस्तान की लैकिंग थोड़ी सी हम देखते हैं कि 280 290 का ही गेम खेलती है पाकिस्तान टीम, या टारगेट वही सेट करते हैं। और दूसरी बात ये बताएं कि टॉस कितना अहम है इस पूरे टूर्नामेंट में, ड्यू फैक्टर कितना होगा? देखिए जी, कल और परसों तो कोई ड्यू पड़ी नहीं है। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम 5 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं, जिसमें 3 स्पिनर हमारे प्लेइंग 11 में खेलने ही वाले हैं। रही बात अभी जिस तरह से ट्राई सीरीज अभी हुई है, उसमें 2 बार जो है पाकिस्तान ऑल आउट हुआ है। जैसे आपने कहा ना 280 290, ये थोड़ी चिंता का सबब है। वो इसलिए है क्योंकि कप्तान और उप कप्तान साहब भी चल रहे हैं, या थोड़ा बहुत फकर जमान चल रहे हैं। अब बाबर आजम 21 पारियों से सेंचुरी उनसे नहीं लगी, और बाकी बल्लेबाज भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और दूसरी रही सही कसर जो है कागजों पर, गेंदबाजों ने पूरी कर दी है, क्योंकि गेंदबाजी पाकिस्तान की कागजों पर बहुत अच्छी है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्यों इतने दरिया दिल बन गए हैं, स्लॉग ओवर्स में खूब रन उतारने लगे हैं, और इतना पहले हमने कभी नहीं देखा। शुरुआती ओवरों में जो नमी होती है पिच पर, उस पर तो वो स्विंग का और उसका फायदा उठाते हैं और हर चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन 10 ओवर का ही खेल नहीं है ना, 40 ओवर और भी होने हैं उसमें। तो बीच में हारिस राउफ, चिंता की जरूरत इसलिए नहीं है कि हारिस राउफ नहीं थे आपके पास, तो इसलिए आपको एक तीसरे तेज गेंदबाज की कमी खल रही थी और इन पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था। अब मैंने सुना है कि हारिस राउफ अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब गेंदबाजी में थोड़ा ध्यान देना होगा। अच्छा मनोज भाई, आप स्पिनर्स क्यों गेंदबाजी करनी होगी। मुझे बताएं कि हमने स्पिनर्स पर तवज्जो नहीं दी पाकिस्तान में, लेकिन भारत 5 आप कह रहे हैं स्पिनर्स लेके आए, 3 तो खेल नहीं है। आप स्पिनर्स क्यों लेके आए इन विकेट्स पर? आप क्या सोचा भारतीय क्रिकेट टीम ने? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो 5 स्पिनर हैं उनमें से 3 ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर ही जो है टूर्नामेंट जिताते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप हम अपने बॉलिंग ऑलराउंडर की वजह से जीते। 2011 का वर्ल्ड कप हम बैटिंग ऑलराउंडर की वजह से जीते। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो हम बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह के ऑलराउंडरों की वजह से जीते। एक वजह तो ऑलराउंडर्स का ज्यादा होना, स्पिनर्स का अच्छे बल्लेबाज होना, वो एक कारण था। और दूसरा कारण जो हमें खबरें मिली हैं कि दुबई की जो पिच है उसमें वो मुकाबले एक फ्रेश पिच पर होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लीग जो हुई थी अभी T20, उसमें फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिली है, स्पिनर्स को कम मिली है। लेकिन हमारे जो गेंदबाजों का जो शैली है, अगर आपने गौर किया हो, जडेजा जो है उनकी गेंदें टिप्पा पड़ने के बाद स्किड होती हैं, सीधी आती हैं, जाहिर है सीधी आती हैं, विकेट टू विकेट है। जी। और स्केटर वन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अक्षर पटेल की और भी ज्यादा खूबी है। उनकी गेंदें भी बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हैं। बैटिंग वो शानदार कर रहे हैं। 2 बार प्रमोट किया, KL राहुल से पहले भेजा,
दोनों बार वो अपने कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे। और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती एक नई सनसनी है, जिन्हें 2-3 साल पहले हम बड़ा एक ऑर्डिनरी बॉलर मानते थे। वो इतना खतरनाक साबित हो गए कि अब कुलदीप यादव खेलेंगे या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। उनकी गति भी बहुत तेज है। जिसकी गति तेज होगी स्पिन बॉलर की, वो दुबई की पिच पर ज्यादा कारगर साबित होगा। और मुझे लगता है कि वहां, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज की तुलना में कम रन बनने वाले हैं, इसलिए हमने बल्लेबाजी की गहराई पर ज्यादा जोर दिया है कि हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाज हों। राइट। और वो अब आप स्पिन देखिए, का भी जडेजा बहुत संभव है कि नंबर 8 पर ही बल्लेबाजी बिल्कुल, करने वाले जडेजा हैं। सारे तो ऑलराउंडर स्पिनर को खिलाना, अब्बास ये दो कारण थे। जी, अब्बास साहब ये भी बताइए कि टीम सिलेक्शन पे काफी तनकीद रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे सबसे ज्यादा तवक्को की जा सकती है बेहतर परफॉर्मेंस की? देखिए, अब तो तनकीद जो हो गई होगी, अब तो हम टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट है और अब हमने मैदान के उतरना है। जी। अब तनकीद करने से हम टीम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास टीम के प्लेयर्स हैं, हमने उसके ऊपर ही रिलाय करना है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर है और बाबर आजम के पास ये बड़ा एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है कि अपने आप को प्रूव करे कि वो किंग है। और भी सारे प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। फखर जमान को लेकर आए हुए हैं, फखर जमान को उस रोल के लिए लेकर आए हुए हैं कि फखर जमान शुरू के अंदर कोई तेज रन स्कोर करे। और अब बात की जा रही है कि शायद बाबर आजम को ओपन नहीं करवाया जाएगा, उस्मान को ओपनिंग करवाई जाएगी। तो नया कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास। अगर बाबर अपने ओरिजिनल नंबर के ऊपर खेलता है और अपनी पुरानी इनिंग्स खेलता है, तो फिर पाकिस्तान तो के लिए उस्मान तो कंप्लीट बहुत रिस्क आसानियां है। पैदा होंगी। उस्मान तो ऐसा रिस्क है अब्बास के, मतलब Yes. आप समझ सकते हो क्या है। जोएब भाई, अब हम रिस्क ही ले रहे हैं, अब हम कुछ भी और नहीं कर सकते। हमारे पास जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं, हमने उसी में से शफल करने हैं प्लेयर्स को और उन्हीं को खिलाना है। ये अच्छी बात है कि बाबर को अपने जो ओरिजिनल नंबर है उसके ऊपर खिलाने का फैसला किया गया है। बाबर को आप उधर ट्राई कर लें। अगर बाबर दोबारा से अपनी फॉर्म के अंदर वापस नहीं आता तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। लेकिन आगा सलमान, रिजवान, उस्मान, ये सारे प्लेयर्स देखिए, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की कि अब ये गेम ऑलराउंडर्स की है। जब तक आपके पास पूरी टीम के अंदर 11 तक आपकी जो टेल एंडर्स वाला दौर अब खत्म हो गया कि सिर्फ बॉलिंग की और बैटिंग के लिए कोई चांस नहीं मिला, ना बैटिंग कर सके। अब तमाम प्लेयर्स को 11 नंबर तक बैटिंग आनी चाहिए, यानी 20-25 स्कोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ही आप फिनिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से मैच। लेकिन ऑलराउंडर तो भी वो चाहिए ना बस, ऑलराउंडर भी है। देखिए, ऑलराउंडर भी फिर वो चाहिए ना, फिलिप्स की तरह के, मैक्सवेल की तरह के ऑलराउंडर्स चाहिए। क्या बात है। और आपका ये जो जडेजा की हमने बात की है, तो ऐसे ऑलराउंडर्स हो जिनकी टेक्निक भी थोड़ा बैटिंग टेक्निक हो। ऐसा नहीं है स्लॉगर्स नहीं चाहिए, अब स्लॉगर्स वाला दौर नहीं है कि वसीम अकरम आके स्लॉग कर देगा एक दो और वो वाला गेम नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो हमारे पास ऑलराउंडर भी होने चाहिए, वो कंप्लीट प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन होने चाहिए। उनकी बैटिंग के अंदर अच्छी टेक्निक होनी चाहिए ताकि वो मैच को कहीं ना कहीं सहारा दे सके या वो फिनिश कर सके। लेकिन बदकिस्मती है, इस वक्त पाकिस्तान के पास वो चीज नहीं है। नहीं, क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, सब भी ऑलराउंडर हैं। लेकिन ऐसे ऑलराउंडर, देखिए, ऑलराउंडर जो होता है उसकी एवरेज कम से कम 35-40 के करीब होनी चाहिए। यानी उसको बैटिंग के अंदर इतना उसकी ग्रिप होनी चाहिए कि वो मैच को फिनिश अच्छे तरीके से कर ले। लेकिन अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, शुरू हो गए, अब सिलेक्शन कमेटी अच्छा, के ऊपर तनकीद हम बाद में करेंगे। जोएब भाई करते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे बच के हमसे, हम तो करेंगे, तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी। अच्छा, ओवर द डेज मनोज भाई, आप ये बताएं कि इसमें कप्तानी, इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी कितनी अहम होगी? देखिए, विकेट्स जैसे खेलेगी टर्फ, वो तो सिमिलर है तकरीबन, ठीक है, उसमें इतनी तब्दीली होनी नहीं है, सबने रीच किया हुआ है उसे। अब यहां कप्तानी का फैक्टर है कि कितनी एग्रेसिव कैप्टनसी होनी है और प्लान बी सी है आपके पास मौजूद है या नहीं है, क्लोज इन फील्डर्स को कैसे कर रहे हैं, बॉलिंग चेंज क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। मुझसे सवाल है? जी मनोज भाई, आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, कप्तानी का जहां तक सवाल है, कप्तानी के पास ऑप्शन, जो गौतम गंभीर अक्सर कहा करते हैं, भाई कप्तानी जो है, आपके पास टीम अच्छी है तो कप्तानी, जब महेंद्र सिंह धोनी जब 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे तो उन्होंने यही कहा था कि टीम अच्छी है इसलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो टीम में अगर आप पंजाबी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शायद रेलू कट्टा, आप ही लोगों से शब्द, तो मुझे लगता है कि देखिए, बिना किसी का अनादर किए हुए ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लेयर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, उन सबको आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में डाल दिया। जिनको आप रेगुलर, जिन पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उन सबको आपने बाहर कर दिया। अब आपको लगता है कि उस्मान खान, खुशदिल शाह या फिर फहीम अशरफ
ये क्या आपको टूर्नामेंट जिता कर देंगे? मोहम्मद हसनैन क्यों है टीम में? मोहम्मद वसीम क्यों नहीं है? वसीम जूनियर, क्योंकि भाई वो तो डेथ ओवर के फनकार थे, बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते थे। मुझे लगता है हमें दूर से बैठकर जब ये चीजें समझ में आ रही हैं और आपका अवाम भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ, फिर पाकिस्तान ने या तो बहुत ज्यादा दरियादिली दिखाई है, आपके सिलेक्टर्स जो है शायद हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट को बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी उन्होंने मोहम्मद हसनैन जैसे और इस तरह के खिलाड़ी इकट्ठे करके बिल्कुल। और हमने फखर को भी इसीलिए लेके आए हैं, फखर को भी हम इसीलिए लाए कि 2017 वाली परफॉर्मेंस फखर जमान को। नहीं, फकर देखो, फकर हमें भी बहुत अच्छी लगती है उसकी गेम, अगर वो अच्छा करते हैं। हमें जैसे आप लोग कहते हैं ना विराट सेंचुरी बनाए पाकिस्तान जीते, हम भी चाहते हैं कि फकर जमान सेंचुरी बनाए और हिंदुस्तान जीते, क्योंकि अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। गेम है। ऐसा नहीं हुआ था 2017, ऐसा नहीं हुआ था। 2017 में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार देखिए आपके पास जो है ना बल्लेबाजी 2 या 3 बल्लेबाज चल रहे हैं और गेंदबाजी में 3 गेंदबाजों के साथ आप उतरे हैं ट्राई सीरीज में। आप खुशदिल शाह कौन से बॉलर हैं भाई? कहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है? फहीम अशरफ। अब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग और चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। आपने परफॉर्मेंस जो देखा है फहीम अशरफ का, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस के बेस पर आपने उनको टीम में चुन लिया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वहां की बल्लेबाजी का स्टैंडर्ड और यहाँ का चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमों का स्टैंडर्ड बहुत फर्क है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्लानिंग की गड़बड़ी हुई है और कुछ नहीं। आपके पास इसी वजह से स्टैंड बाइज नहीं है आपके पास मुकम्मल तौर पर, जो भारत के पास स्टैंड बाइज की भरमार है। बिल्कुल ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। अली वासे नुमाइंदा 365 नेशनल स्टेडियम के बाहर हैं, उनसे भी कुछ अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली वासे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइए जी, क्या गहमा गहमी हो रही है नेशनल स्टेडियम के बाहर, क्या दिख रहा है? जी वालेकुम सलाम। जी गहमा गहमी तो जारी है और मैं भी नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की तो कराची के जो शायकीन क्रिकेट है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस वक्त का कि पाकिस्तान का मैच यहाँ देखें। और मैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, मेरे अकब में भी मेरे कैमरामैन दिखा सकें, आप देख सकें कि जो ये स्टाफ है, अभी ये स्टाफ नेशनल स्टेडियम में जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देगा वो यहाँ पर आ रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो एसएसयू की जानिब से जो है वो पूरी कंट्रोल की गई है, सिक्योरिटी प्लान्स भी दे दिए गए हैं। जबकि शायकीन क्रिकेट के लिए जो है वो ज़रूरी हिदायत भी जारी की है। उसमें नेशनल कोचिंग सेंटर है, चाइना ग्राउंड है और एक्सपो सेंटर है, जहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है अपनी बाइकें, अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क करके जो है वो यहाँ इस मुकाम तक आएंगे। जबकि खुसूसी पास और वीआईपी पास जिन लोगों को जारी किया गया है वो सिर्फ स्टेडियम के अंदर दाखिल हो सकेंगे गाड़ियों के साथ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, मनोज साहब, आपने भी हमें अपना बेहतरीन तज्जिया पेश किया। जी, अब देखना ही है कि टीम को खेलना है ना भाई। बिल्कुल, वो रोप क्रॉस करके जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आपको जीत अपने जहन में रखनी है, फिर वो पता चलता है। बिल्कुल जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते चले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नीज की। जी जनाब, तो ज़ुहैब कौन है ये, हम किसकी बातें कर रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि मुल्क से तो दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ये देखिए लाइन एक्सचेंज हो गई ना, क्या बात है। जी जनाब, तो हमें आज ज्वाइन किया है नजम फातिमा ने, अकाउंटेंट हैं, यूएई से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नजम फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया जी आपसे बात करने का। जी जी, बताइए नजम फातिमा, क्या करती हैं, जो आपकी फील्ड है अकाउंटेंसी, उसके बारे में बताइए। कब से वहाँ मुकीम है और पाकिस्तान से जाने का इरादा कैसे किया? पाकिस्तान से तो मैं 2015 में आई थी, तकरीबन 11 साल हो गए मुझे जी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब करती हूँ मैं और साथ में एडमिन की भी है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके लिए जो अकाउंटेंट या इस तरह की ऑफिस जॉब करते हैं, लेकिन स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी।
और क्या स्किल्स होने चाहिए नजम फातिमा, अगर आप थोड़े से स्किल्स डिफाइन करें हमारी यूथ के लिए जो शायद आना चाहते हो वहाँ पे? जैसे आपने एक तो आप रेलेवेंट ही एजुकेशन हासिल करें, जैसे बीकॉम कर रहे हैं या आपका अकाउंटेंट बनने का मूड है, मतलब आगे आपने करियर बनाना है, तो आपने पूरी जो एजुकेशन है उसी लाइन में करनी है। आपने कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और मतलब साथ में कंप्यूटर वगैरह आपको पता है। राइट, टेक्नोलॉजी वाइज अपडेटेड चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप काफी एक्टिव हैं, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली एक ग्रुप है पाकिस्तानी शारजा जो उमैर जावेद ने बनाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे मौका दिया है अपने साथ काम करने का, तो उसमें काफ़ी एक्टिव हूँ। यानी कैसे एक्टिव है? क्या करती हैं? कंटेंट बनाती हैं या मैं वहाँ पे वॉलंटियर हेड हूँ। वॉलंटियर हेड है, जबरदस्त जी हाँ, क्योंकि हमें कोई भी इवेंट करने के लिए या कोई हम इवेंट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे काफ़ी, तो हम चाहते हैं कि अपने लोगों को हम मिलाएं और उनके साथ हम उनको अपने मुल्क की जो याद है उसको ताज़ा करें। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी चीज़ें अरेंज करते हैं, तो उसके लिए हम वॉलंटियर हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ग्रुप हैं। अच्छा, वाहिद शायद यूएई का ग्रुप है। नजम फातिमा ये बताइए कि कितना ज़रूरी है ख़वातीन को इस तरह की फील्ड्स में आगे आने के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों को, ख़वातीन जो हैं जो अपने घर से बाहर जाके काम करना चाहती हैं, अपने शौहर का हाथ बटाना चाहती है, बिकॉज आजकल के ज़माने में एक बंदा घर नहीं चला सकता, तो कितना ज़रूरी है और किस तरह आप इनकरेज करेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि मुश्किल सवाल नहीं था वैसे। ये तो मुश्किल सवाल तो नहीं, अच्छा इस ग्रुप में इस तरह की सोशल में आने का फायदा ये होता है कि आप पहले आप मुस्कुराई तो इसी बहाने। स्ट्रेस में लगे, नहीं मुश्किल सवाल करें, सुबह सुबह उनको टेंशन दे रहे हैं आपसे। नहीं ऐसा नहीं है। असल में ये मॉर्निंग आपको पता है ये टाइम यहाँ के ऑफिस से होता है, यहाँ टाइमिंग थोड़े अर्ली होते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं होते हैं। हाँ। तो ये टाइम मेरे ऑफिस का है। तो आपको ऑफिस की याद भी आ रही है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है। अच्छा ये बताएं मेरे कितना पास ऑलरेडी काफी काम है। यानी नजम फातिमा ये बताइए, एज अ वर्किंग वुमन दुबई में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको होती है, और इवन आपको वो मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है खवातीन को भी? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई अगर आप के पास काबिलियत है तो आपको ये नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक वुमन हैं आपको पीछे हटा दिया जाता है, बल्कि लोग आपको इंकरेज करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं, और नॉर्मल लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। पाक भारत मैच का टिकट है आपके पास? मुश्किल लग रहा है। नहीं जी, हाँ वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। बस एक दो होते तो आप जबरदस्त। भेज देती हमें, भाई कोई बात नहीं चले। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और हम विश करते हैं कि एज अ वॉलंटियर आप इसी तरह बेहतरीन काम करती रहें और लोगों की खिदमत सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच नजम फातिमा, आपने हम किया। भाई आप कंफ्यूज कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो गई, वो कह रही है कैसे सवाल है। अच्छा जी, ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज, प्यारे प्यारे ओवरसीज पाकिस्तानीज, मुख्तलिफ उनकी ज़ाहिर है कुछ लोग ज्यादा बात करने वाले होते हैं, कुछ कम बात करने, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल धड़कते हैं। आज हम सिंध की धरती की बात करें, सूफीज़म की बात करें, सूफीज़म की बात करें। सिंध की धरती तो सूफिया के नाम से जानी मानी जाती है। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। बड़ी तादाद में लोगों की दरगाह पर हाजिरी हुई है, और मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद सेवन, ये देख रहे हैं आप, ये मनाज़िर सेवन के हैं, और यहाँ पर इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। उर्स में अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी का इनकाद किया गया है। ये आपको हम सेवन के मनाजिर दिखा रहे हैं। और सिंध में तो देखें, हजरत लाल शहबाज कलंदर की हम बात करें, सच्चल सरबस्त की हम बात करें, बिल्कुल शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की हम बात करें, तो बहुत सारे ये सूफी सेंट्स हैं। की धरती हमेशा बहुत ही जबरदस्त धरती। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना सह रोज़ा तकरीबात का ये आज तीसरा आखिरी रोज़ है, और अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद का सिलसिला जारी है, जैसे हमने आपको बताया, और लोगों ने चादर चढ़ा के भी अकीदत का इजहार किया। उस मुबारक से कबल ज़ायरीन की वैन्स और कोचेस के जरिए वहाँ पर जब पहुँचते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है, और सेवन की इंतज़ामिया
इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी इंतजाम होते हैं। देखती है। और आपको पता है बहुत सारी फोटोग्राफर्स जो हैं दुनिया भर से आते हैं इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए। बिल्कुल, धमाल डाला जाता है उसका, वो एक अलग ही माहौल होता है। बट जो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जैसे स्कूल में बच्चों की छुट्टी तो है, लेकिन क्या स्कूल में बच्चों को पता है कि लाल शाहबाज कलंदर थे कौन और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? तो बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ छुट्टियों पे फोकस ना करें, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अपने बच्चों को बताएं कि ये सूफी सेंट्स क्या थे और उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं इस्लाम। और देखिए, वो जो पेशेंस का मुजाहरा और आप देखिए दुनिया में प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है वो सूफी बुजुर्गों के जरिए फैला है। और सिंध की सरजमीन पर भी और इंडो पाक में भी हम देखें तो इन्होंने जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है, तो वो अपनी मिसाल आप है। ये उनकी खिदमात है इंसानियत को जोड़ने के लिए। और इंसानियत ही ज़ाहिर है सबसे बड़ा, अगर हम बात की जाए हर मजहब का जो मैसेज है, बुनियादी मैसेज है, वो इंसानियत ही है। और दीन इस्लाम का भी पैगाम यही है। बिल्कुल। और ऐसे सूफी सेंट से हम मोहब्बत करना सीखे। बिल्कुल ऐसे। और उनकी शायरी से, उनकी पोइट्री से, उनके कलाम से हमने एक होना सीखा है। और आप देख रहे हैं तो कहा गया एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान ले ली। बिल्कुल। तो ये तो एक पैगाम है जो कि इन्हीं की रोशनी उन्होंने फैलाई है। पेशेंस हमें सिखाया है कि पेशेंस क्या होती है। तो अनबिलीवेबल काम रहा है इनका और हम इनको अजीम दर्जे पे। और बड़ी शायरी भी आप देखें ना, सचर सरमस्त की शायरी आपके सबके सामने है। और जिस तरह उन्होंने अल्लाह का मैसेज को पहुंचाया, खुद ही का कॉन्सेप्ट उनका अपना एक अलग है। और फिर इंसानियत के बारे में, फिर जो जुल्म मजालिम दुनिया में ढाए जा रहे हैं, फिर जो हिस्टोरिक इवेंट्स हो चुके हैं, बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं, उनको इस रहती दुनिया के साथ यानी इस प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करना, तो ये सारे उनके खिदमात है। बिल्कुल जनाब। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, कहीं मत जाए। बैक विद मोर न्यूज़ एंड व्यूज़ हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में ड्राउट की बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी वार्निंग भी जारी की गई है रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि बारिशें कम हुई हैं, वाटर लेवल जिसकी वजह से काफ़ी नीचे आ गया है, तो पानी का इस्तेमाल आप एहतियात से करें। ये भी इस तरह की वार्निंग भी। अच्छा, मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है 22 फरवरी तक मुल्क पर असरअंदाज होने की पेशगोई की गई है। और ये कहा जा रहा है, एक अच्छी खबर यह है कि कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के 70 से 80% शिमाली इलाकों को यह सिस्टम मुतासर कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये सिस्टम असरअंदाज होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और कई इलाकों में दरमियानी और तेज़ बारिश का इम्कान है। सिंध में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, ताहम बलोचिस्तान में इस सिस्टम के ज़ेर असर अच्छी बारिश हो सकती है। क्वेटा, ज़ियारत जोब, किला सैफुल्ला और खुशदार में पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो अब ये खबर आई है कि थोड़ी बारिश होगी, लेकिन सर्दियों में आपने देखा कि बारिशें हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल, गर्मियों में तो वैसे ही पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो देखना ही होगा कि अब कैसे इन मामलात को देखा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। MD वासा रावलपिंडी सलीम अशरफ ने ये मुल्क में खुश्कसाली के खतरे के हवाले से 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। पहले वो आपको सुनवाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मामूल से 40% कम बारिशें हुई हैं। बारिशें ना होने की वजह से हमारे डैमों और ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल तेज़ी से गिर रहा है। खानपुर डैम में 3 माह और रावल डैम में 4.5 माह का पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। वासा रावलपिंडी की यौमिया ज़रूरत 70 मिलियन गैलन है, जबकि पानी की सप्लाई 51 मिलियन गैलन पर डे है। इन हालात को देखते हुए वासा रावलपिंडी ने कुछ ज़रूरी इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है, जिसमें कार वाश पर पाबंदी, घरों में गाड़ियाँ और फर्श धोने पर पाबंदी, बिल्डिंग्स की तामीरात पर वक्ती पाबंदी आयद की जा रही है। ये पाबंदियाँ डैमों में पानी की सतह बुलंद होने तक जारी रहेंगी और खिलाफ वर्जी करने पर वासा की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाएगा। घरेलू सार्फिन को 10,000 और कमर्शल सार्फिन को 20,000 रुपया जुर्माना अदा करना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर सार्फिन के पानी का कनेक्शन भी काट दिया जा सकता है और FIR का सामना भी करना पड़ सकता है। ये इसलिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में रमज़ान शरीफ की आमद है और
समर सीज़न भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें के आवाम को पानी की ज़रूरियात के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इस सिलसिले में हम ये इक़दाम उठा रहे हैं। आवाम से पुरज़ोर अपील है कि वासा के साथ तावन करें और मुल्क को खुशहाली से बचाएं। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना अपडेट दी। अब वेलकम करते हैं जी दो लोगों को जो इस मौजू पे हमसे फर्दर बात करेंगे। मरियम शबीर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और अंजुम नज़ीर डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। उनको वेलकम करते हैं जी शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मरियम, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे। थोड़ा ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में ही असरअंदाज कर रहा है यील्ड को, फील्ड्स को और इकोनॉमी को एट द एंड ऑफ द डे। पाकिस्तान में क्या देख रही हैं? ड्राउट है, बारिशें इस दफ़ा सर्दियों में कम हुई है, तो किस तरह की रिजल्ट आप देखती हैं इस बार? जी बिल्कुल सरबत, आप जो सूरत हाल है वो बारिशें कम होने की वजह से ऑफ कोर्स आपके जो पानी के हमारे सप्लाईज होते हैं, जो डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर के लिए होती है, पानी पीने के लिए या वैसे इस्तेमाल के लिए होती है, वो या तो बारिश के थ्रू होती है या फिर बर्फ़ पड़ती है तो ग्लेशियर मेल्टिंग होती है जो गर्मियों में उसके थ्रू होती है। तो बारिशें कम हुई हैं, बर्फ़बारी भी उस तरह से नहीं हुई है, तो आपकी खुशकसाली के इम्कानात तो हैं, लेकिन बहुत सीवियर ड्राउट लाइक कंडीशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 22 फरवरी से एक न्यू वेव आ रही है, जो बारिश और थोड़ी बर्फबारी का इम्कान है, उससे सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर होगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान में पानी को लेके गवर्नेंस का है, मैं कहूँगी, और पानी की स्टोरेज का है। आप देखें कि एक तरफ जब बरसात आती है तो हमारे पास फ्लड्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है खुशहाली की हम बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है पानी की, फॉर एग्जांपल मिनी डैम्स जो है वो बना सकते हैं, या कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके पानी किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, उस पर कर सकते हैं। जैसा कि एक जेंटलमैन जो पहले मुझसे बोल रहे थे, वो पाबंदियों की बात करते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल लॉन को जो पानी रोज लगाया जाता है घरों में, उसकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। उसमें सबसे ज्यादा आपका पानी उसमें वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर पे आपका बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, क्योंकि सबके जो है ग्राउंड वाटर होता है या जो अपने पर्सनल वाटर सोर्सेज होते हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस उस पर होता ही नहीं, और किसान हमारे जो है वो बहुत पानी ज़ाया करते रहते हैं। तो आई थिंक मल्टीपल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें आप, तो वहाँ पे किसानों को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि पानी को किस तरह से इफेक्टिवली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया ना करें। बेशक उन्हीं का पानी है, ग्राउंड वाटर उन्हीं की ज़मीन से वो ऊपर आ रहा है, लेकिन उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह जो घरों में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लॉन में जा रहा होता है, गाड़ियां रोज धुल रही होती हैं, ड्राइवर्स धो रहे होते हैं, इसके अलावा फर्श धुल रहे होते हैं लोगों के, तो आप फर्श और भी घर को साफ करने की वेस्ट ऑफ वाटर है। बिल्कुल मरियम, आप बिल्कुल ऐसे। मरियम, आप हमारे साथ रहिए, मजीद भी इस पर बात होगी। अंजुम साहब, आप ये बताइए कि 22 फरवरी से कहा जा रहा है कि ये एक बारिशों का सिस्टम आएगा, तो कहाँ पंजाब में और सिंध में कितनी बारिशें हो सकती हैं? अब कंट्री साइड तो फिर भी खैर हो ही रही हैं, थोड़ी बहुत हो जाती हैं, बर्फबारी भी हो रही है। थोड़ा सा मौसम का अहवाल दीजिए हमें। जी, ये हवाओं का जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, ये गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क को मुतासिर कर रहा है, जिसके तहत बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों बशमूल कोयटा में हल्की फुल्की हमने रेनफॉल देखी। आज सुबह जैकबाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पहले इस बात का ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ये सिंध को बिल्कुल मुतासिर नहीं करेगा। ताहम जब इसकी हमने लेटेस्ट जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस देखी, तो इस बात की फोरकास्ट कर दी गई थी कि अपर सिंध के चंद अजला में ये हल्की फुल्की रेन करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैकबाबाद से आज सुबह 3 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुई। ताहम इसके साथ साथ ये साउथ वेस्ट पंजाब, जिसमें बखर, लिया और इससे मुलिका इलाके हैं, उन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही होगी। तो इसके साथ साथ ये इस बात के कभी इम्कानात हैं कि आज रात गए फैसलाबाद, लाहौर, इससे मुल्हिका इलाकों में एक अच्छी बारिश का स्पेल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये मुल्क के शुमाली इलाकों की तरफ भी इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आज रात गए जो है इस्लामाबाद में भी एक अच्छी बारिश की तवक्को है। उसके साथ साथ गिलियात और मरी में जो है एक अच्छा स्नोफॉल का स्पेल होने का इम्कान है।
ताहम इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा स्नोफॉल जितना एक एवरेज होता है उससे अब तक जो हमारी स्नोफॉल हुई है वो स्टिल 20 to 30% है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 70 to 80% स्टिल डेफिसिट है स्नोफॉल का। तो आने वाले गर्मियों के दिनों में जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर्स की जो आप कह लें कि क्वांटिटी है वो भी लेस होती चली जाएगी, क्योंकि स्नोफॉल कम हुई है तो उसकी वजह से जो स्टोरेज ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो जाएगा। राइट। मरियम, क्या सजेशंस होने चाहिए फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ वाटर? जी एक काफ़ी हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। गवर्नमेंट लेवल पे तो सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस थोड़े चाहिए होंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी कैपेसिटी कम हो के कई सालों से, तो उनकी सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है। जो सेडिमेंटेशन सिल्टेशन जो जम जाती है अंदर, उसकी वजह से कैपेसिटी उसकी दिन ब दिन कम हो रही है। एक तो वो करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए पहले बारिश होना जरूरी है ताकि डैम में पानी जाए तो बंदा उसको स्टोर करे। तो बारिशों के लिए आपके जो है वो ऑफ कोर्स आप सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो ये है कि दरख्त हर बंदा एटलीस्ट 1 ट्री पर हाउस जो है एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि होना चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक आपके दरख्त होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं आपकी उसमें बारिश में। इस तरह जंगलात को आग ना लगाएं, उनको बढ़ने दें, इससे भी फ़ायदा होगा, आपका क्लाउड कवर बनता है आपका। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें कि जो हम सुबह दांत ब्रश करते हैं या नहाने जाते हैं तो पानी कम ज़ाया करें, बहुत ज़्यादा ज़ाया ना करें। जैसा कि मैंने लॉन वगैरह का भी कहा था प्रैक्टिस से, तो जो गाड़ियां धोने की है वो कम करें। इसके अलावा आप देखें कि ये किसानों के जो जैसे कि मैंने बात की थी कि उनको तो ऐसी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि पानी का जो है बेजा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर भी है कि हमें फंडिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इतनी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ग्लोबल इमिशन में। तो उन फंडिंग को सिक्योर करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करें और रिन्यूएबल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हिच नीड्स टू बी डन एट डिफरेंट लेवल्स, यू नो, एट गवर्नमेंट लेवल भी, आपके पर्सनल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। अंजुम साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि ठीक है स्पेल आ रहा है ये, तो ये कितना, यानी 2-3 दिन तक रहेगा? और सिंध की आपने कराची की, हैदराबाद की, इन इलाकों के बारे में नहीं बताया कि बारिश होगी या नहीं होगी यहाँ पर। और ये क्या 2-3 महीने चलेगा? जो मौसम तब्दील हो रहा है इसमें बारिशें होती रहेंगी या नहीं? देखें जी, आप कराची की बात करें तो कराची में इस सिलसिले से बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम कराची का मौसम अब गर्म होने की तरफ जा रहा है। जो आप ये कह लें जो हमारे मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से अब ज़्यादा होने लग गए हैं। तो आप इस बात से को तो अभी फिल वक्त तो जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो कराची में अभी अगले 10 से 12 दिन तक कोई रेन के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, बशमूल सिंध, मोस्टली जो एरिया ऑफ सिंध है। ताहम अगर आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ तो बारिश होगी। ताहम अब जुनूबी इलाकों में फिर थरपारकर वगैरह की अगर हम बात करें, मिट्टी, ये थरपारकर का जो इलाका है यहाँ पर ड्राउट की सूरत हाल होती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ का क्या रहेगा मौसम? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आप खुश्क साली तो मौजूद है और यहाँ पर भी जो है बारिश के फिलवक्त कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। और थरपारकर रीजन के जो टेम्परेचर्स हैं वो भी डे टू डे जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। और जैसे आपने पूछा था कि क्या ये बारिश के सिलसिले रहेंगे, तो देखें जो हमारी विंटर रेनफॉल सप्रेस हुई है उसका जो मेन रीज़न होता है वो लानीना होता है। यानी कि इक्वेटोरियल पैसिफिक के जो दर्जा हरारत है ये उसके साथ इसका कोरिलेट होता है। तो लानीना अब जो है वो वीक होने की तरफ जा रहा है। तो इस बात की तवक्को है कि मार्च के दौरान 2 से 3 अच्छे बारिश के स्पेल जो हैं वो पाकिस्तान को मुतासिर कर सकते हैं। जी। और ये बारिशों का, सर्दियों में बारिशें कम होना, इज दैट, अंजुम साहब, इज दैट अ साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज? ऑब्वियसली जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आप अगर गुज़िश्ता 10-12 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान की जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस होती जा रही है। साथ साथ जो हमारा विंटर है वो भी श्रिंक होता जा रहा है। ऑल्दो के सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो विंटर होता है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहता है। ताहम टाइम पीरियड स्मॉल होता जा रहा है और उसके साथ साथ हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस होती जा रही है। लेकिन इस बार हमने देखा कि कराची में सर्दी काफी देर तक रही। देर से आई और थोड़ा देर तक रही। देर से आई और देर तक रही है या थोड़ी लंबा खिंची है?
नहीं, देर से नहीं आई। देखें, मोस्टली कराची का जो एटमॉस्फेयर है या कराची का जो क्लाइमेट है, उसमें ये होता है कि मोस्टली 15 दिसंबर या उसके बाद जो है सर्दी अपनी शिद्दत दिखाना शुरू करती है। ताहम इस साल हमने देखा कि हमारा जो अक्टूबर और नवंबर का महीना था, ये पूरे पाकिस्तान में जो है अब तक का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से गर्म तरीन महीने थे। उसके बाद आपने ये देखा कि 3 या 4 दिसंबर के बाद सडनली जो है वो सर्दी की कराची में आमद हो गई और ये जनवरी के एंड तक इसने प्रोलॉन्ग किया, यानी कि 2 महीने कराची वालों ने प्रॉपर सर्दी को देखा। टेम्परेचर रेंज जो है वो मोस्टली 7 से लेकर 12 के दरमियान में रही और मोस्टली इस दौरान जो है वो डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर बिलो नॉर्मल ही रही। अच्छा मरियम, आप ये बताइए कि अगर ऐसे ही हमारी तरजीहात, प्रायोरिटीज ऐसी ही रही जैसी अभी चल रही हैं, तो 2030 तक या इससे पहले ही हम कोई अलार्मिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है हमें पानी को लेकर? जी, आप देखें ना सिर्फ पानी को बल्कि क्लाइमेट चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान काफ़ी सालों से सफ़र कर रहा है, डेकेड्स से सफ़र कर रहा है। आप देखें कि गर्मियों में हमारे पास हीट वेव्स का स्पेल आता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है, लोग बहुत सफ़र करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि फ्लडिंग जो है वो हमारी बरसात में पानी जब बारिशें बहुत होती हैं तो उसका प्रॉब्लम आता है। सर्दियों में डिलेड जो है वो विंटर्स आ रही हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी क्रॉप्स पे आपका इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि सोइंग और जो उसके कल्टीवेशन का पीरियड होता है वो एक काइंड ऑफ शिफ्ट हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे जो बारिशों की कमी है, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखें कि अभी से इस्लामाबाद में और काफ़ी जगहों पे आपको अर्ली स्प्रिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज की एक शिफ्ट को शो करती है। तो ओवरऑल आप देखें कि ना सिर्फ ये पानी को इम्पैक्ट कर रही है बल्कि आपके पूरा साइकिल को डिस्टर्ब करती है। और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो अनफॉर्चुनेटली देखा ये जाता है कि इसको एक सोलो इशू के तौर पे, एक अकेले इशू के तौर पर लिया जाता है, ऑल्दो ये क्रॉस सेक्टोरल इशू है। इससे आपकी इकोनॉमी तबाह होती है, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, आपकी जो एग्रीकल्चर पे होता है, फूड सिक्योरिटी आपकी इम्पैक्ट करती है, आपकी करती है। तो इट्स ऑल लिंक्ड टू यू नो लॉट्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ आवर लाइव्स। अच्छा, ये बताया अंजुम साहब कि ये जो अभी रावलपिंडी में और एक इस खबर के बाद बड़ी तशवीश लोगों के जहन में, रावलपिंडी में तो उन्होंने इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दिया ना कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है या हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया? देखें, इस साल अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ड्राई स्पेल है वो बहुत प्रोलॉन्ग हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है कि पिंडी इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम 15-20 दिन का आप कह लें कि ड्राउट स्पेल होता था। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि अर्ली 90s में अगर एक हफ्ता पिंडी इस्लामाबाद में बारिश नहीं होती थी तो लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ना शुरू कर देते थे कि अल्लाह मियाँ बारिश बरसाए। तो आपने देख लिया कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। उसके साथ साथ सिमली से जो है वो और खानपुर डैम से जो है वो पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है क्योंकि पानी मौजूद नहीं है। तो इसका जो आने वाला जो आप कह लें बारिश, यहाँ वो जैसे मैडम ने बात की कि ये कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअल भी हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, हम वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपका जो रेन वाटर होता है ये मोस्टली ज़ाया हो जाता है। अगर हम इसको हार्वेस्ट कर लें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो राइज हो सकता है। बिल्कुल, अंजुम साहब कितनी अच्छी बात कही आपने। मरियम, वाटर हार्वेस्टिंग की तो कोई बात ही नहीं करता, एंड वी ऑलवेज क्राई व्हेन द मिल्क हैज़ बिन स्पिल्ड। बहुत अरसे से, बहुत सालों से जो वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो तो चीख चीख के कह रहे हैं जी पानी की कमी होने वाली है। क्यों हम नहीं सीरियसली ले रहे हैं इसको? और बड़े शहरों में तो देखें वैसे ही पानी है ही नहीं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू एड्रेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट? जी, सबसे पहले तो सरवत हमें गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे किसी भी इशू को आप पाकिस्तान में देख लें, चाहे पानी का भी है तो उसमें एक सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा जो है वो गवर्नेंस का बहुत प्रॉब्लम है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतने लॉयल नहीं हैं, आपके रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी से रिलेटेड या अर्बन फ्लडिंग या इन इशू से बहुत रिलेटेड आपका प्लानिंग कमीशन का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री भी है ओवरऑल, लेकिन वो क्या करती है?
उन्होंने शहरों की प्लानिंग के लिए क्या किया। इसी तरह उन्होंने पानी रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो है वो डैम्स बनाने पे ज्यादा तवज्जो दिए रखी, और जब डैम्स बनाने कुछ डैम्स ऐसे हैं जिनको बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिसकी वजह से फंडिंग भी बहुत ज़ाया होती रही, आपका एनवायरनमेंट भी खुदाई की वजह से खराब होता रहा। तो मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड करना ये चाहिए कि जो वाटर हार्वेस्टिंग की जैसे बात की, कम्युनिटीज़ को ट्रेन करें, जो हमारे लोग होते हैं उनको ट्रेन करें कि किस तरह से आप बारिश का पानी सेव कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है उन पानी को आप और ये बताइए मरियम, कितना हम पीछे हैं? वो तो आपने सारी चीजें, दुनिया तो बड़ा यानी सेंसिटाइज हो गई है इस मामले को लेकर। सियासी जमातों के मैनिफेस्टो में माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक और वो पानी की रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मौजूद है और ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोग उनको वोट डाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तरजीहात है ही नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेजर चंक है पॉपुलेशन का, उनको रोटी कपड़ा और मकान की ही उससे बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको पॉवर्टी ट्रैप में इस तरह से रखा जाता है कि वो उससे आगे एनवायरनमेंट का सोच ही नहीं सकते। आपको जब बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, बिजली मिलेगी, आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आप आगे पानी या एनवायरनमेंट का सोचेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस सिचुएशन में, अगर वोटिंग की बात आती है तो मैं अवाम को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उनको वो बेसिक फैसिलिटी की लग्जरी नहीं मिली तो वो एनवायरनमेंट क्या सोचेंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, हमारे सर्कल्स में जो लोग हैं, जहां हम बैठते उठते हैं, वहां मैक्सिमम जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल एक्शंस भी आपके इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और सेंसिटाइज लोगों को कर सकते हैं कि आप वोट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए आपका क्या कोई कर रहा है, आपको पानी पीने का अवेलेबल होगा या नहीं होगा, आप रोटी कपड़ा से निकल के बेसिक जो पानी पीने की सहूलत है उसकी बेसिस पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक इस पे अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसी से कुछ चेंज आ सकता है, और आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नेंस काम करें, ऑनेस्ट। सो इट्स एन ऑल इन ऑल, इट्स एवरीवन्स जॉब, इट्स एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी कि वो पानी को सेव करें और सही तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मरियम, शबीर एंड अंजुम नज़ीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भाई ज़ुहैब, बात है कि पानी पे तो कई सालों से बात हो रही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नज़र नहीं आती। अभी पिछले वीकेंड में सिंध गई हूँ, इंटीरियर सिंध गई हूँ, बुरा हाल है, ड्राउट है, कोई रेस्टोरेशन नहीं है पानी की। बिल्कुल, देखिए ना कि पानी का सोर्स तो एक बारिश है और एक बर्फबारी है। बिल्कुल, तो वो हमें बता दिया उन्होंने, मेट ऑफिस ने, कि बर्फबारी जो है वो 80% कम हुई है। ठीक है, 80% इज ह्यूज। हाँ, और बारिश आपकी हो नहीं रही है। तो फिर और उसके बाद देखें, डैम्स आपके नहीं है, वाटर रिजर्व्स आपके उस तरह नहीं है, पानी कितना सैलाब, कितने हमने रिपोर्टिंग आप देखे ना ओवर द इयर्स, जब सैलाब आते हैं तो पानी सारा वेस्ट हो जाता है, बल्कि बर्बाद करके जाता है आबादियों को। बिल्कुल, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर उस पानी को हम जो है वो सेव करें और उसका सही इस्तेमाल करें ऐसे मौकों पर। जनाब, अब हम ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद हम आएंगे और फिर मजीद शो के सिलसिले मजीद बात करते हैं, कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। हॉर्स एंड केटल शो की बात करें, कुछ फ्लावर शो की बात करें। अब बात करते हैं जिलानी पार्क का, जरा रुख करते हैं। हॉर्स एंड केटल शो की बात करते हैं हम। जिलानी पार्क में हॉर्स एंड केटल शो जारी है, बाहर के फूलों की नुमाइश में मैरीगोल्ड और दीगर फूलों के नाम जरा आप लेना, बताएं क्या कौन कौन से फूल हैं। गुलाब है वहाँ पर, जैस्मिन है, बिल्कुल, ट्यूलिप्स हैं, गेंदे के फूल हैं। समना कमाल से पूछते हैं ना कि क्या क्या फूल नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल वहीं मौजूद है। जी समना, बताइए जी, क्या रंगारंग फूलों के बीच में आप खड़ी हुई हैं, कैसा बहार लग रही है, लग क्या रहा है आपको वहाँ खड़े हुए? बिल्कुल, लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस तकरीबात में शहरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि इन शोज़ में शहरियों की तफरीह के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूं और यहाँ पर मौसम बहार की मुनासबत से खूबसूरत फूलों की नुमाइश पेश की गई है, जिसमें 30 से ज़ायद इकसाम की फूलों की नुमाइश को यहाँ पर पेश किया गया है। 50,000 से ज़ायद गमलों में जो है, हज़ारों की तादाद में जो है फूलों को
बड़ी खूबसूरती से पेश किया है और यहाँ पर PHA की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की गई है और शहरी इस नुमाइश में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार भी करे। वैसे भी जिलानी पार्क नुमाइश के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब भी लाहौर का मौसम तब्दील होता है तो यहाँ पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश पेश की जाती है, जिसमें ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते हैं, क्योंकि हर बार इस नुमाइश में मुख्तलिफ चीज़ें शहरियों को देखने को मिलती हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्नोफॉल जंगल भी बनाया है, जहाँ पर जो है जानवरों के मॉन्यूमेंट्स पेश किए गए और एक स्नोफॉल का खूबसूरत मंजर पेश किए गए, जो रात के वक्त जो है शहरियों की दिलचस्पी का बाइस काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से, क्योंकि इसमें कबड्डी के मुकाबले पेश किए जा रहे हैं और इसके अलावा खेलों के मुकाबले पेश किए जा रहे हैं। बच्चों का फेस्टिवल है, बड़ों के लिए बहुत कुछ है। तो हर तरह की वैरायटी जो है हॉर्स एंड कैटल शो में पेश की गई है। अगर हम शब्बर आपको इर्द गिर्द के मनाजिर भी दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अकब में फूलों की खूबसूरत नुमाइश पेश की गई है। स्नोफॉल जंगल बनाया है जो रात के वक्त जो है काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश करता है। लाइटिंग का वसी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और तो और यहाँ पर जो है शहरी मॉर्निंग वॉक के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन फूलों की नुमाइश से महजूज भी होते हैं। जब हमारी शहरियों से बात है तो उनका यही कहना है कि ये एक बेहतरीन इकदाम है शहरियों के लिए, तफरीह के लिए, क्योंकि हर बार जो होता है लाहौर में मुख्तलिफ जो तकरीबात होती हैं लेकिन उनमें जो कैटेगरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा जो है हॉर्स एंड कैटल शो में बच्चों बड़ों बुजुर्गों हर किसी के लिए तफरीह के लिए बहुत कुछ है। जी जबरदस्त, थैंक यू सो मच समना ने हमें अपडेट दी। जनाब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर वापस आके बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है और उसको किस तरह सही तरीके से देखा जा सकता है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करते हैं बैरियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। बिल्कुल अच्छा, ये इस सर्जरी में ना ही कोई कट है ना ही ऑपरेशन के बाद की तकलीफ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसा तरीका है जिसमें कम तकलीफ होती है और सर्जरी भी हो जाती है। इसमें कैमरे की मदद से सर्जरी का अमल किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए 25,000 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं और मरीज सर्जरी के फौरी बाद घर जाने के काबिल हो जाता है और चंद ही दिन में वो काम पर जाने के भी काबिल हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कौन से इलाज मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे वेलनेस वेडनेसडे में। बिल्कुल। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहरियार खान, बैरियाट्रिक सर्जन हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शहरियार, ये बताइए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, आम अल्फाज में कैसे समझाया जा सकता है इसके बारे में? पहले ज़माने में जब ऑपरेशन हुआ करते थे तो डॉक्टर्स को आंखों से अपने देखना पड़ता था, अभी भी आंखों से देखते हैं लेकिन आंखों का विजन कम होता है, इतना बारीकी से नजर नहीं आता और अपने दो बड़े बड़े हाथ पेट में ले जाके ऑपरेशन करना पड़ता था। उस वजह से उनको इतना बड़ा इंसिजन देना पड़ता था, पूरा पेट खोलना पड़ता था, जिससे इन्फेक्शन होती थी, दर्दें होती थी, बाद में हर्नियाज बनते थे और बहुत ब्लीडिंग होती है सर्जरी में। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपकी आंखों को एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के कैमरे से रिप्लेस कर देते हैं और आपको विजन नॉर्मल आंख से 16 गुना बड़ा नजर आता है। आपको हर एक रग नजर आती है, एक नर्व नजर आती है, आप डैमेज नहीं कर सकते। और दूसरा, अपने बड़े बड़े हाथों की जगह ना आप 5 मिलीमीटर के, आधे सेंटीमीटर के 2 औजार डाल देते हैं, उसी से आप ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इस तरह आपको ब्लीडिंग नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होती, मरीज को दर्द नहीं होता। थोड़ी सी जो काम की जगह जिसको कहते हैं प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक, आप एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं पर जाके आप छोटा सा काम करते हो। आपने गाल ब्लैडर निकालना है, आपने कैंसर निकालना है, आपने वेट लॉस सर्जरी करनी है, आप उसी जगह को छेड़ते हो। इस तरह ब्लीडिंग ना होने की वजह से मरीज को दर्द नहीं होता, रिकवरी फौरन हो जाती है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ये कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इस तरीके से मुमकिन है? तकरीबन तमाम सर्जरीज, मोस्टली जितनी सर्जरीज होती है, खासतौर पे पेट की, चेस्ट की, जिसके लिए आपको ऑपरेशन करके करना पड़ता था, पूरा चीरा लगाना पड़ता था, तो मोस्टली सर्जरी हो जाती होती है। राइट, सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि इस पे अंदाजन कितना इस ट्रीटमेंट में खर्चा आता है, लोग भी जानना चाहते हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता।
अच्छा, डॉक्टर ये शहरयार, हवा बना होता है कि यानी बहुत टेक्नोलॉजी महंगा के है, इस्तेमाल पे कोई एक्स्ट्रा खर्च यानी आपको is it एक्सपेंसेस more expensive? Is it like a regular surgery? slightly Slightly. it's slightly more expensive, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। पाकिस्तान में हवा ज्यादा बनाया जाता है। Right. It's just few thousand rupees का फर्क है, not hundreds of thousands। अच्छा, 10,000 रुपए का। डॉक्टर शहरयार, ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द एंटायर वर्ल्ड। क्या ओबेसिटी का भी इलाज इससे हो सकता है? लाइपोसक्शंस हो गए और भी डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, ओबेसिटी का इससे इलाज है और बिल्कुल एग्जैक्ट इलाज है। जो लाइपोसक्शन है ना, इज अ डिफरेंट थिंग। लाइपोसक्शन इज सकिंग द फैट आउट, बिल्कुल। वो होते हैं कि जिन लोगों का थोड़ा सा वेट होता है, थोड़ा सा टमी में फैट है, बाजू में फैट है, डबल चिन है, तो वो थोड़ी सी फैट सक आउट कर ले, तो इट कैन टेक आउट 1 पाउंड 2 पाउंड। लेकिन वो जो है ना फुल हैवी पेशेंट जो 100 किलो के हैं, 150 किलो के हैं, उनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लैप्रो मींस पेट, लैप्रोस्कोपिक पेट के अंदर देखना, पेट में कैमरा डाल के देखते हैं, मैदे को छोटा कर देते हैं या मैदे को बाईपास कर देते हैं। 6 महीने में बंदा 150 किलो से 80 केजी पे आ जाता है। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए रिस्क फैक्टर कितना कम हो गया है? बहुत ज्यादा कम हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन चांसेस लेस देन 1% है। और ये मोटे बंदों में कर ही आप कैमरे से सकते हो। आप उनको इंसिजन दो या कट लगाओ ना, तो जितना लंबा इंसिजन होता है उतना गहरा भी होता है। दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग। तो आप उनका बड़ा कट लगाए बगैर कैमरे से कर सकते हो। इतने हैवी बंदे को ओपन करके करना वैसे बहुत मुश्किल होता है। राइट। अच्छा, और ये हार्ट सर्जरीज जो होती है जिसमें एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो ये तो पहले से ही वहां तो ये पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है ना ये चीज? वो मिनिमल एक्सेस, बेसिकली जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, कि आप ऑपरेशन की बजाय छोटे से इंसिजन से कर लो। वो जिसकी आप बात कर रहे हैं कोरोनरी एंजियोग्राम, वो स्टेंटिंग होती है, वो भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन वो कार्डिक में। इसके अलावा जो ओपन हार्ट सर्जरी पहले बिल्कुल दिल पूरा खोल के और चेस्ट में डायरेक्ट इंसिजन देते थे, इंसान हंस भी नहीं सकता था, उसके बाद दर्द होता था। अब एक छोटा सा ना हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं और उसी से ही ऑपरेशन कर देते हैं, और अगेन पेशेंट इज फाइन। तो हर फील्ड के अंदर एक मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जो आपको दर्द से और तकलीफ से और मुश्किलात से बचाती है। और ये किन-किन अस्पतालों में किन-किन अस्पतालों में अवेलेबल है? गवर्नमेंट के भी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट में कम है। मसला ये एक्सपर्टीज का इशू है। बेसिकली मसला ये है कि यू नीड गुड सर्जन जो कि सेफली ये चीज कर सके, मरीज में तजर्बे ना करे। मैं खुद बकर में करता हूँ, लाहौर में भी करता होता हूँ, मेयो में भी करता हूँ, उमर हॉस्पिटल में भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। द की इज इट्स नॉट द मशीन जो ऑपरेशन करती है, इट्स द सर्जन जो इट्स द सर्जन। बिल्कुल सही है। और अच्छा, स्पाइन के प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं, वो भी लोअर बैक के जैसे होता है सर्जरी का। डेफिनेटली आप इतने बड़े इंसिजन से बच जाते हो। छोटी सी एंडोस्कोपिक की होल होती है, जो लोग ऑल्सो कॉल इट एंडोस्कोपिक। 1 सेंटीमीटर की इंसिजन से आप ऑपरेशन कर लेते हो। मरीज 6 घंटे बाद वॉक कर रहा होता है, जो 6 महीने से चलता ही नहीं। सही है। राइट। अब यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि कितना टाइम पोस्ट ऑप रिकवरी में लगता है डॉक्टर शहरयार? जो मेरे पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस के हैं, जो कि 150-200 किलो वाले हैं, वो ऑपरेट के 2 घंटे बाद वॉक करते हैं। अच्छा, और मेक देम वॉक। राइट। ऑल्सो नेक्स्ट डे दे कैन ड्राइव देयर कार बैक होम। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर शहरयार, जो एक्सेस स्किन होती है, जो ऑब्वियसली अगर आप 150 केजी से आप 80 तक आ गए, तो दैट एक्सेस स्किन का फिर वो सर्जरी से वो ठीक होती है? जी देखो, कई लोगों की नहीं एक्सेस स्किन का मसला नहीं होता, स्लोली वेट लॉस होता है ओवर 1 ईयर, ठीक, टू 1 to 1.5 ईयर। पहले साल में अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस स्किन है तो वो लटक सकती है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो तो कम लटकेगी या शायद नहीं लटकेगी। अगर वो लटक पहले साल आपका वेट लॉस होगा, स्किन लटकेगी अगर बहुत ज्यादा 150-200 किलो वाले हो। दूसरे साल 50% आपकी खुद अल्लाह के हुक्म से वैसे ही वापस हो जाती है। इसके बाद अगर रहती हो तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, एब्डोमेन को सीधा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्किन को निकाल लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, बालों की स्किन, बाकी जगहों की स्किन। ये इसका फायदा, ये चीज जो है ना सर्जरी के बाद करनी चाहिए, सर्जरी के 1.5 साल बाद, जब वो एक्सेस स्किन बिल्कुल चर्बी खत्म करके पतले कागज की तरह हो पड़ी होती है, बिकम्स वेरी इजी टू डू इट। लेकिन अगर आप 150 किलो के हो, वो एक्सेस नहीं निकाल सकते, इट्स टू फैट और इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड पेन। अच्छा डॉक्टर शहरयार, माय हस्बैंड इज आल्सो अ प्लास्टिक सर्जन, तो मुझे ये पता है कि प्लास्टिक सर्जरी इज ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग अ बॉडी। तो आर्टिस्ट भी हुए आप फिर तो? आर्टिस्ट भी हुए। हाँ, स्कल्पटिंग में शौक रखते हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन कभी किया नहीं है। देखने का शौक है सर। सही। और आपको किसी ने बताया कि आप मिकाल जुल्फिकार जो एक्टर है उसके बड़े भाई लगते हैं?
Yeah, people have told me that. They have told you that. अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइए कि ये बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान में बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन सारी जगहों पे तकरीबन ये अवेलेबल है, और क्या उसके लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? इज इट अ वेरी बिजी प्रोसीजर? No, it's basically a small procedure. It takes only 30 minutes to 1 hour. That's all. आप डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोसीजर कराते हो। और ये डायबिटीज को भी ठीक कर देता है, ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कर देता है, सांस के मसले भी ठीक कर देता है, Right. घुटनों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं, वजन कम होता है। और लेप्रोस्कोपी से पहले जी जी कंटिन्यू प्लीज। सेकंड ये जो है ना, देयर आर फ्यू पीपल डूइंग इट लाइक रेगुलर बेसिस के ऊपर, द पीपल हु हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट, मे बी 12 or 15 पीपल इन पाकिस्तान। सो बट स्टिल बहुत से पेशेंट होते हैं, वी हैव बिजी स्केड्यूल्स, लेकिन क्योंकि इसकी ड्यूरेशन छोटी है ना, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, सो वी कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। और क्या वजन आप कहते हैं कि आप पहले ही लूज करके आए, जितना ज़्यादा वजन मरीज गिरा सकता है पहले ही वो प्रोसीजर से पहले अपनी वेल प्रिपरेशन करके आए? The preparation we give basically is for the liver shrinkage. कि जो है ना, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा प्रेप अप कर लें, 2-3 किलो गिरा लें, इट्स आल्सो एनफ। उससे जो होता है जिगर में जो चर्बी होती है, फैटी लिवर होता है, वो जरा कम हो जाती है। नाउ द लिवर इज राइट नेक्स्ट टू द स्टमक, तो सर्जरी आसान हो जाती है। ऑलरेडी दे आर वेरी ओबीस। और सर्जरी के बाद किसी यानी आने वाले वक्त में डाइट और यानी जो रूटीन है आपका वो फॉलो करें? Always remember this thing. I tell my patients, अगर तुम डाइट का ख्याल रखोगे, मुझे सर्जरी ना करो। आप पेट भर के खाना खाओगे, लेकिन आप हेल्दी वाला खाना खाओगे। अगर आपने जंक खाना है, आपने शुगर्स खानी है और वही खाते रहना है, so at some time in your life you might regain the weight. Right. So you need to have a surgery, you need to have exercise, and you need to have diet. और exercise का जो फायदा होगा, अगर आप नहीं करोगे, वजन आप लूज करोगे, लेकिन तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको सर्जरी। बहुत जरूरी है। डॉक्टर शहरयार खान, बेरियाट्रिक सर्जन, थैंक यू सो मच। वक्त दिया, शो का टाइम खत्म हो रहा है, वरना हम आपसे मजीद बात करते। कल मुलाकात होगी। मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, आज शो का वक्त ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।